नहीं, कोई नहीं। लेक्चर नंबर 12। भाई फिजिकल क्लास में किसी का सवाल हो क्लास के बाद आ जाए करे, वो जो रूम है उसमें मैं फ्री होता हूँ 10-15 मिनट। ग्रुप्स की कोई जरूरत नहीं है, आप आए, आप आके पूछें, वेलकम। क्लास से पहले भी 10 मिनट फ्री होते हैं, आप पहले आए बाद में आए, जब मर्जी आए। क्वेश्चन नंबर 15, पास्ट पेपर IS 38। अच्छा यार, ये अब स्टैंडर्ड खोलना पड़ेगा साथ, तो सबसे पहले जी, डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट यकम जनवरी 2020। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। डेवलपमेंट कब शुरू हुई है जी? यकम जनवरी 2020 को डेवलपमेंट शुरू हुई है। ये जरा दो लाइनें पहले पढ़ लेते हैं सवाल में। डेवलपमेंट कब शुरू हुई? 1 जनवरी 20 को। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कब मीट हुआ? तो यकम जनवरी 20 से यकम अप्रैल 20 तक डेवलपमेंट ही चलती रही, बट बुरी वाली जनवरी, फरवरी, मार्च से रिसर्च हुई नहीं प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट ही चलती रही। फ्रॉम यकम जनवरी 20 से यकम अप्रैल 20 तक बुरी वाली डेवलपमेंट। एंड कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू हो गई? कमर्शियल प्रोडक्शन चीजों की फैक्ट्री के अंदर शुरू होती है या R&D डिपार्टमेंट में? इसका मतलब है R&D डिपार्टमेंट ने अपना प्रोजेक्ट किस वक्त हैंड ओवर कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को? तो बताएं, साइंसदान किस दिन आए? यकम जनवरी। कब गए? अब आए और गए वाली तारीख डिसाइड हो गई, ये दो बॉर्डर हैं, इनके दरमियान में आइडेंटिफाई करना है कि किस दिन से अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हुई। तो अच्छी वाली डेवलपमेंट कब से शुरू हुई? यकम अप्रैल से। तो इसका मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च बुरी वाली डेवलपमेंट चली, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर अच्छी वाली डेवलपमेंट चली। ये कितने महीने? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने। और आखिरी 2 महीने की अमोर्टाइजेशन होगी, लेकिन उसकी मेरे ख्याल से डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ओके, चलें जी, लेट्स स्टार्ट। यार मैं ना पहले यहां लिख रहा हूं कि ये इसमें से क्या रिसर्च है, क्या डेवलपमेंट है, फिर एक्सपेंस या कैपिटलाइज में बाद में आपको बताऊंगा। तो ऊपर उसने लिखा नहीं कि रिसर्च भी हुई या नहीं हुई, लेकिन ये पहली लाइन जरा पढ़ें। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अभी सबर, अभी महीने के चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले जरा नेचर तो पता चल जाए ना खर्चों की क्या है। इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, तो ना यार, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स ये आपको पैरा 56 में मिलेगा। ये जरा देखिएगा, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल। आप बता दें जी, ये आज मेरे ख्याल से पहली दफा ये पैरास खोलने पड़े हैं, फर्स्ट टाइम ये पैरास खोलने पड़े हैं हमें, जिसमें हमें जाके ढूंढना पड़ा कि ये रिसर्च है या डेवलपमेंट है। बता दें जी ये क्या है? रिसर्च। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स का लफ्ज अब हमें ढूंढना पड़ेगा। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये मैंने ओरिजिनल स्टैंडर्ड खोला हुआ है, पार्ट A1, A2 है। A1 में IFRS है, A2 में IAS है। अच्छा जी, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये क्या है जी? डेवलपमेंट। क्लियर? तो इट इज, अभी अच्छी बुरी के चक्कर में ना पड़ो, मैंने डेट्स में टाइम ही है, अभी अच्छी बुरी में ना डिसाइड करो। पायलट प्लांट मेन प्लांट नहीं जिससे चीजें बननी है, पायलट प्लांट। याद रखिएगा, पायलट प्लांट टेंजिबल नहीं होता, पायलट प्लांट इनटेंजिबल्स की डेवलपमेंट में ही फॉल कर जाता है, क्योंकि ये छोटा सा प्लांट होता है चेक करने के लिए कि चीज बन रही है या नहीं। तो पायलट प्लांट ये इस काबिल नहीं होता कि कमर्शियल प्रोडक्शन हो सके, नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन इससे नहीं हो सकती, ये पायलट प्लांट है। तो हमने इसमें से बस अल्फाज ही ढूंढने, इससे ज्यादा और नहीं करना कुछ। ये किसमें फॉल कर गया? आगे चीजें रिसर्च डेवलपमेंट नहीं है, आगे इंशाल्लाह हैंडल हो जाएगा, आगे छोड़ें। अच्छा, अब रिसर्च तो कहां जानी है? पीछे मसला रह गया 17 का और 40 का। अब इसको जरा मिटाते हैं। फरवरी मार्च में डेवलपमेंट तो चलती रही, लेकिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, इसलिए बता दें इस 17 को भी क्या कर दें? एक्सपेंस में। अप्रैल से जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अप्रैल से जुलाई अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही, इसलिए इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। फीस टू रजिस्टर लीगल राइट बताएं जल्दी जल्दी, कैपिटलाइज, ये तो नेसेसरी खर्चा है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, एक मिनट, लेक्चर वन कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, आइए 16 की रिवीजन। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली आफ्टर डिडक्टिंग प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग द आइटम सच एज सैंपल्स प्रोड्यूस्ड। टेस्टिंग कॉस्ट में अगर कोई आप सैंपल बनाएं तो सैंपल बनाने के लिए दवाई का डब्बी इस्तेमाल होगी, शीशी इस्तेमाल होगी, मटेरियल इस्तेमाल होगा, लेकिन वो सैंपल सस्ते दामों बिकेगा तो नेट करके मैंने आपको कहा था कॉस्ट मालूम करनी है, और छोटी सी इसकी एग्जांपल भी करवाई थी। तो ये फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सैंपल बनाने का खर्चा ये आपका आउटफ्लो है, ये आपके पास से पैसे जाएंगे, यानी कि खर्चा है, कैपिटलाइज होगा। लेकिन इसकी एनआरवी 20 मिलियन है, वो जो पहली बात पड़ी, आफ्टर डिडक्टिंग सेल प्रोसीड्स। तो क्या ये रियलाइज कुछ करके देके जाएगा, नेट रियलाइज करके देके जाएगा? तो जब ये रियलाइज भी करके देके जाएगा और उधर से खर्चा भी हो रहा है, तो बताएं नेट करके सोचें या सिर्फ ये सोच लें ओ यार मेरा ना 32 मिलियन का खर्चा हो गया, या ये सोचें 32 मिलियन का खर्चा 20 देके जाएगा? तो मोहतरम इसको नेट करके जो है वो हम 12 को कैपिटलाइज करेंगे, इसको नेट करेंगे और 12 को कैपिटलाइज करेंगे। ये बात पहली क्लास में पढ़ी थी इसलिए भूली होगी आपको, कोई मसला नहीं, रिवीजन नहीं की हुई थी ना। आगे ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ब्रांड बिल्डिंग इज एडवर्टाइजमेंट। ये ब्रांड डेवलपमेंट नहीं, इसको आप कह सकते हैं कि अच्छी वाली डेवलपमेंट है। ब्रांड बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, या तो आप इसको इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी कह सकते हैं। अगर ये जहन में आया था आपके, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इंटरनली आप ब्रांड बना रहे हैं तो ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट तो वैसे ही एक्सपेंस में जाती है, और असल में एक्चुअली ये एडवर्टाइजमेंट होती है। ब्रांड बिल्डिंग, अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो ब्रांड अपना बनाना चाह रहे हैं, तो अपना बनाना चाह रहे हैं या बना बनाया खरीद रहे हैं, तो ये तो इन एनी केस किस में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। ओके, DL has also incurred directly attributable salaries and overheads. Directly attributable salaries and overheads. Directly para 67 overheads या selling admin expenses direct। अच्छा सैलरीज तो यार, ये सैलरीज तो बिल्कुल ही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब ये है कि ये कैपिटलाइज ही होनी है, ये तो कोई साइंसदानों की तनख्वाहें होंगी। फटा सिर्फ था ओवरहेड्स में, तो ओवरहेड्स आप आके देख लें कहां लिखा हुआ लफ्ज, ये पैरा 67 आपको बताया था, जनरल ओवरहेड्स अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो तो ये आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करने हैं। और ये वो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 6 होमवर्क में दिया था, जिसमें ये एडमिन एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो रहे थे। तो हमने कहा था एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स अगर क्या हो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, अगर ना हो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट। तो यहां से और कुछ हुआ नहीं हुआ, कम से कम आपको आज के बाद ये फिक्र हो गई कि स्टैंडर्ड का पैरा 67 और पैरा नंबर 659 और रिसर्च की एग्जांपल्स ये खोलनी पड़ सकती हैं कभी पेपर में अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, बल्कि खोलनी चाहिए। कितना याद करेंगे, स्टैंडर्ड ले जाएं आराम से। ओके जी, मैंने कहा था ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो हमेशा आपने फिर भी एक्सपेंस में डालनी है। सेलिंग, एडमिन और ओवरहेड्स की बात नहीं की थी, ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट। चाहे ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट साथ लिख भी दे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट बाय डिफॉल्ट ही हमेशा किसमें जानी है, ना 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 कहते हैं कॉस्ट है 32 एनआरवी है 20, इनमें से लोअर नहीं लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज आउटफ्लो, इट इज इनफ्लो। क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, मिसाल के तौर पे आप दवाइयां बना रहे हैं, तो दवाइयां बनाने के लिए जो शीशी है और जो मटेरियल है और जो उसका गत्ता है उसकी कॉस्ट ये पड़ी है। अब रियलाइज उससे 20 मिलियन हो सकता है, नेट का लफ्ज क्यों लिखा है ये भी सुन लो। रियलाइज उससे 20 मिलियन हो सकता है, बाजार में जाके अब आप 20 मिलियन की ये चीजें बेच सकते हैं। दवाइयां सस्ती इसलिए बेचेंगे, 32 की चीज बना के पागल कोई 20 की नहीं बेचता, लेकिन इसलिए 20 की बेचेगा कि अभी सैंपल है। और नेट रियलाइजेबल उसने इसलिए लिखा है कि बाजार से हो सकता है रियलाइज 22 मिलियन हो, लेकिन 2 मिलियन बाजार में बेचने के लिए कोई खर्चा भी तो करना पड़ेगा, इस वजह से उसने शायद नेट का लफ्ज लिखा है। लेकिन ये रियलाइज होना है तो ये इनफ्लो है, और ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल है, ये क्या है, और इसीलिए इसने इसको ऊपर उसका इन दिस फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड, ये सारे आउटफ्लो हैं। लेकिन ये जो स्टार के साथ डला हुआ है
ये इनफ्लो है। बहरहाल यार आपको पता है पेपर में एक ना एक आइटम ऐसा आता होता है जिसने टफ टाइम देना होता है। कोई नहीं, 20 मिलियन का किसी ने गलती से कुछ कर दिया होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बाकी तो मार्क्स बंदा ले सकते हैं। अच्छा, डीएल इज आल्सो इनका डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स of 5 and 1.5 respectively in each month, over the development period। अच्छी बुरी का लफ्ज़ नहीं लिखा, over the development period, it means कि जनवरी से अक्टूबर तक मुसलसल क्या होता रहा है? बोले ये वाले खर्चे होते रहे हैं। कैसे पता चला जनवरी से अक्टूबर तक? ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। क्लियर? ओवर द डेवलपमेंट पीरियड लिखा ना, या ओवर द अचीवरी डेवलपमेंट? ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। तो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, पहली रिक्वायरमेंट कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। वो मैं निकालता हूं। ऊपर से पकड़े 40, देख रहे हैं ऊपर 40 पकड़े, 15 पकड़े, 32 माइनस 20 12 पकड़े, 16 पकड़ने की जरूरत नहीं, 5 और 1.5 को जमा कर दें, टाइम सेव करना है कर दें, 5 और 1.5 को जमा कर दें, 6.5 ज़रब ये पर मंथ है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। जो भी ये जवाब आएगा, ये हमारे सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है कि इनिशियल मेजरमेंट कितने हैं, 112.5। दूसरी सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। ऑल्सो डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी। इग्नोर किसको किया उसे मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं। इनको मैंने इग्नोर किया, इनकी रीजंस बता दें। तो दिस फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसर्च एज पर IAS 38, जो भी इंग्लिश आप लिखना चाहें, देयरफॉर इट विल बी चार्ज टू P&L। और दो इट फॉल्स अंडर द एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंट एज पर IAS 38, बट रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वर देयरफॉर इट इज आल्सो नॉट कैपिटलाइज्ड। एंड दिस इज ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट व्हिच मे बी कंसीडर्ड एज एडवर्टाइजमेंट या इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इसलिए इसको किसमें डालना है? एक बात और लिख के आनी है, 5 जमा 1.5 6.5 incurred in development phase of January, February, March will also be expensed because recording criteria of development was not met। जनवरी में रिसर्च चल रही थी, ठीक है, इन्होंने सही किया, जनवरी में रिसर्च चल रही थी, लेकिन मैं असल में ना सवाल वाले ने ऊपर से ऐसे कंजूसी किया लिखते हुए कमेंस डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी, लेकिन नीचे आके पता चला तो रिसर्च चल रही थी। लेकिन कोई मसला नहीं, चाहे जनवरी में रिसर्च चल रही थी, चाहे बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी, इट इज ऑल एक्सपेंस। उसने पहली लाइन में ये भी तो लिखा हुआ ना, पायलट प्लांट होता है एक छोटा प्लांट बना के देखना जिससे एक बड़ी चीज बन सकती है या नहीं। तो सैंपल बेसिस छोटा प्लांट बना के देखना जी। नहीं 6 क्राइटेरिया क्यों लिख के आने हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। डिस्कस द रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी एक्सपेंडिचर, बस जी। क्या सवाल है? ओके, आ जाए जी लीज में। कल वाला सवाल निकालें, होमवर्क वाला। बैलेंस शीट अगर बनानी हो 31/12/10 की, 31/12/10 की अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो हमारा, अच्छा ये ना आपकी नजर में मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा आसान सवाल था, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर था। तो 31 दिसंबर 10 के साल की पेमेंट के नीचे अगर बैलेंस शीट बनानी है तो क्या करेंगे? 31 दिसंबर 10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, सारी चीजें जरा रिवाइज करते हैं। यकम यानी 2010 का एंट्री बताएं। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। और यकम जनवरी 10 को ही एंट्री बताएं, लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। कल का होमवर्क वाला सवाल, लीज लायबिलिटी डेबिट। ये 2 एंट्री से हमारा गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि 2010 के साल का इंटरेस्ट बुक करना जरूरी है। 2010 के साल का जो इंटरेस्ट बुक करना है वो 31 दिसंबर 10 की रात को अनलकीली पे नहीं हो सका होगा, वो यकम जनवरी 11 की सुबह पे हुआ होगा। तो ये सिर्फ एक लाइन खोल के ना, ये पहली वाली, तो मैंने जो इंटरेस्ट बुक करना है वो देख लेता हूं कितना है। ये नजर तो किस दिन आ रहा है, लेकिन रिलेट किस साल से कर रहा है? जैसे दिसंबर का बिल अक्सर जनवरी में पे किया जाता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से दिस डाटा इज एनफ फॉर जर्नल एंट्रीज। यस फॉर जर्नल एंट्रीज ऑफ 2010
फॉर जनरल एंट्रीज ऑफ 31 नवंबर 2010 एक चीज बस मिसिंग थी, इंटरेस्ट बुक कितना करना है। वो इंटरेस्ट बुक कितना करना है वो यहां से अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट जनरल एंट्रीज। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, और 31/12/10 की डेट डाल के इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ओके, और डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेना। अच्छा, अगला सवाल है P&L बनाना। पहले क्या रिवाइज कर लें, जनरल एंट्रीज। अगला क्या सवाल है, P&L में डेप्रिसिएशन जाती है और इंटरेस्ट आता है। 31/12/10 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 6217.05। ये 31/12/10 का इंटरेस्ट है, ये भी यहां से नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी पिक्चर नजर आ रही है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बन रहा है। 31/12/10 इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां से नजर आ रहा है। और अगली बात, अब 31/12/10 की क्या बनानी है, 31/12/10 की बैलेंस शीट बनानी है। तो 31/12/10 की पेमेंट की एक बात, 31/12/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के नीचे, तो जब 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाई तो 31/12/10 की तो ये पेमेंट है, वो 10 के शुरू में ही हो गई थी, क्योंकि ये तो अगले साल की पेमेंट है। 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब ये करंट पोर्शन है और ये असल में है यही वाली फिगर, लेकिन इसमें से ये करंट है और ये बैलेंस शीट के अंदर चला गया। अच्छा, अब एक चीज सोचें, अब लाइन वगैरह नहीं कुछ करनी, 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 को पे हो गया होगा, तो इसका मतलब है स्टिल वो पेएबल कितने बैलेंस शीट में डाल देना, कितना। अच्छा, और नोट बनाने के लिए क्या करना है, 31/12/10 की पेमेंट के नीचे 2011 वाली पेमेंट्स एक साल के अंदर अंदर, 2012 वाली पेमेंट्स एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर 13 वाली पेमेंट्स, और 14 वाली पेमेंट्स 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये दोनों इकट्ठी होकर आएंगी, क्योंकि देख लें ये 14 दोनों एक ही कैलेंडर में गिर रही हैं, तो ये एक ही साल के अंदर गिरी हैं, इसलिए ये दोनों इकट्ठी होकर आएंगी। तो नोट बना हुआ था, लग रहा है बना हुआ था। कितने लोगों ने सवाल किया था, जरा हाथ का करें। ओके, होमवर्क वाला सवाल जरूर किया करें, छोड़ा मत करें। आज के नोट्स, द फॉलोइंग, अच्छा जरा कल वाले होमवर्क के सवाल पे आए। द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेन टू लीज शुरू हुई है जनवरी 10 को। साल की पेमेंट्स आर पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो कितने साल की लीज है जी, 5 साल की लीज है, तो पेमेंट साल के शुरू में होनी है। 1 2 3 4 5 साल, 10 11 12 13 14, तो इधर कितने की पेमेंट हो जाएगी, 18.829। तो ये 5 किस्तें हो गई, और 5वां जो आपने पैसे देने हैं 4000 वो यहाँ आ गए। एनुअल लीज पेमेंट्स ड्यू पेएबल एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अच्छा, इनका सवाल है कि ये पेएबल क्यों है, ये तो पे हो गया होगा 1 जनवरी को। नहीं भाई, जिस वक्त एग्रीमेंट सुबह 9 बजे बन रहा होगा उस वक्त तो पे नहीं होगा, 9:05 पे होगा। और वैसे भी जब एग्रीमेंट में लिखा होता है ना कि ड्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, तो एग्रीमेंट एक कहानी से सुना रहा होता है कि हर साल के पहले दिन पे हो जाया करेगा। जैसे अक्सर सवालों में लिखा होता है इंटरेस्ट इज, आने वाले दिनों में एक सवाल आया करेगा, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है बैंक ने कि इंटरेस्ट पे होना है 31 दिसंबर को, अब पेएबल लिखा होता है, बच्चे कहते हैं पेएबल है। नहीं, वो एग्रीमेंट की क्लॉज लिखी हुई है कि इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर। जैसे कॉलेज वाले कहें फीस इज पेएबल एट स्टार्ट ऑफ सेशन, अब इसका मतलब ये नहीं कि पे ही करनी है आपने हमेशा। पेएबल का लफ्ज वैसे समझाने के लिए बोला जा रहा है कि फीस इज पेएबल एट स्टार्ट ऑफ सेशन। इसका मतलब अगर आप बैठे हुए हैं तो आपने पे कर दी हुई है, लेकिन अभी भी आप शायद फीस का फॉर्म जाके पढ़े, उस पर यही लिखा पेएबल एट स्टार्ट ऑफ, तो इट डजंट मीन कि ये पेएबल पूरी जिंदगी रहेगा। ओके, आज की क्लास लेक्चर 12, ये लेक्चर नोट्स होंगे हमारी किताब में, पेज 722 पे किताब आएगी, क्वेश्चन 5 उसमें होगा। लीज कमेंस कब हुई है जी, लीज टर्म 3 साल, और एनुअल रेंटल्स एनुअल रेंटल्स पेएबल इन एरियर। एनुअल रेंटल का पे किया जाएगा, पेएबल इन एरियर नहीं कि पेएबल ही रहेंगे हमेशा। पेएबल इन एरियर मींस साल के एंड पे हो जाया करेंगे।
आर पेएबल इन एरियर बीइंग फर्स्ट पेमेंट मेड ऑन, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है यार, यकम अप्रैल 2007 है तो पहली पेमेंट कब होनी है? 31 मार्च 2008 को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो यकम अप्रैल 2008 को नहीं पेमेंट होनी बल्कि 31 मार्च 8 को। इंटरेस्ट रेट इज 15%। अच्छा हिंट छोड़ें अभी। रिक्वायर्ड क्या जी, किस साल की? कुछ को तो समझ आ गई होगी। यकम अप्रैल 7 को लीज शुरू हुई और 31 दिसंबर 7 को हमारा ईयर एंड आ गया, यानी लीज शुरू हुए भी कितने महीने हुए थे? 9 महीने। 3 लीज शुरू हुए भी कितने महीने हुए थे? 9 महीने। हमारा क्या आ गया? ईयर एंड आ गया। और किस्त कब पे होनी है? जनवरी फरवरी मार्च को, जनवरी फरवरी मार्च को। लीज कितने साल की है? 2007, 8, 9, 10। ओके, यकम अप्रैल 7, यकम अप्रैल 8 से 31 मार्च 9, और इन द एंड यकम मार्च 9 से बोले 31 मार्च 10 तक। तो लीज कब शुरू हुई जी? यकम अप्रैल 7। तो पहले साल का किराया कब पे करने? 31 मार्च 8। तो लीज का ईयर एंड 31 मार्च है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है। अच्छा, फिर अगला साल यकम अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का किराया 31 मार्च को पे करेंगे। फिर यकम अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का किराया 31। तो ये क्या चक्कर है कि लीज 3 साल की और स्प्रेड 4 सालों पे है। लीज 3 साल की और स्प्रेड 4 सालों पे है। सेशन 6 महीने का है आप लोगों का और स्प्रेड 2 सालों पे है। सेशन आपका 6 महीने का और स्प्रेड 2 सालों पे है। ये ऐसा पॉसिबल है? हाँ, अक्टूबर में क्लासेस शुरू हुई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर अगला साल शुरू हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च। तो आप कह सकते हैं 6 महीने का सेशन मैंने 2 सालों में कवर किया। 2 कैलेंडर्स में कवर है ना, 2 कैलेंडर्स में फैला हुआ है। 6 महीने का सेशन, 6 महीने की क्लासें 2 सालों के अंदर स्प्रेड है, यानी 2 अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर स्प्रेड है, 2 कैलेंडर ईयर्स में स्प्रेड है। इट इज पॉसिबल। तो लीज कितने सालों की है? 3 सालों की, लेकिन 4 अकाउंटिंग ईयर्स पे इसलिए स्प्रेड है कि स्टार्ट ऑफ ईयर से शुरू नहीं हो रही। अगर थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले आता, कोई ऐसी साइंस होती मैं आपको लाके दिखाता, ये सारी लाइनें इकट्ठी मूव करती पीछे। अगर थोड़ा सा मैं इसको पिंग को पीछे ले आता तो फिर तो जबरदस्त हो जाना था। पहला साल इधर एंड होना था लीज का, दूसरा साल और तीसरा साल इधर एंड हो जाना था। लेकिन अभी अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड में फर्क आ गया। तो मुझे बता दें, हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट बना के यूजर्स को देनी पड़ेगी 9 महीने की डेप्रिसिएशन और 9 महीने का इंटरेस्ट। 9 महीने की डेप्रिसिएशन और 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा उस बैलेंस शीट में, बिल्कुल आएगा। और सो ऑन स्टोरी चलती रहेगी। तो बात बड़ी आसान सी है, अभी खोलना शुरू करते हैं तो बात हो जाएगी। तो अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड में बताएं फर्क है या सेम है? हिंट, पहला हिंट पढ़ें जी, क्या है पहला और आखिरी? ऑलवेज प्रिपेयर एज पर लीज ईयर एंड। वो किसके मुताबिक बनाने? लीज ईयर एंड के मुताबिक। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल किसके मुताबिक? 31 मार्च के मुताबिक, 31 दिसंबर के मुताबिक, 31 मार्च के मुताबिक। तो पहले वो बच्चों का काम जल्दी से कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। लीज पेमेंट्स जी कितने कराए हैं जी? 3 कराए। कितने के? 30,000 के। जी कितना आ गया? टोपो का ऊपर भाई, नीचे नहीं आना यार, वो बुरा बना रहा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। उधर नहीं देखना, ना कैमरा ना तो लेके जाना, सादा काम करें। कुछ काम ऐसा नया हुआ मैं खुद बताऊंगा, कैमरा ना तो लेके जाऊंगा। 30,000 इंटू बोले समझाया यार तुझे। 1 माइनस 1.1 15% रेट है, रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय पॉइंट। कोई नया काम करना हुआ मैं बताऊंगा, कंफर्टेबल तरीके से चलें।
68, इंटरेस्ट सारे सालों का 90 माइनस 68 497 21503। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कुछ नहीं, रिलैक्स नॉर्मल तरीके से। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। इधर लाओ। अच्छा, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है जी हजरात। लीज कब शुरू हो रही है? यकम अप्रैल 7 को। और पहली पेमेंट कब है? आप पेमेंट्स बता दें कब कब होंगी। 31 मार्च, पहले सुने मेरी बात, पेमेंट्स कब कब होंगी? 31 मार्च 8, 31 मार्च 2010। कोई नई चीज करनी है मैं खुद बताऊंगा, अभी तो नॉर्मल तरीके से चलने में सवाल। यकम अप्रैल 2007 पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, नॉर्मल तरीके से सवाल चलने दें। 68,497 और इधर 30,000 30,000 और शुरू कर, खत्म करें शेड्यूल बना ले सारे खुद ही, फिर आगे सीखे करते हैं। देखो अब पहली सवाल रुपीज में है तो बस पॉइंट्स आपने नहीं लगाने, आ गया पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो रुपीज में है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ राउंड करो जी। 10,275 1972 4877 73 22 26 391 1 का डिफरेंस आ रहा है, कोई मसला नहीं। खैर आते हैं पेपर में इस तरह लिखे, कोई मसला नहीं। आपने कोई इसको सही नहीं करने बैठ जाना, ये 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई मसला नहीं। आने में इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि रीचेक करें। वैसे अक्सर किताबों में इस तरह फिर लोग कर देते हैं कि इधर देखते हैं ना 88 है तो इसको 88 कर देते हैं तो ये 3912 लिख देते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं आ रहा। वैसे इधर कितना आ रहा था 3913, तो फिर तो आएगा ना फर्क। 30,000 माइनस 3913 26087। कोई मसला नहीं, मैं जानबूझ के लिखा रहने दूंगा, पेपर में भी ऐसा होगा, लिखा रहने दीजिएगा, कोई मसला। ओके ये देखो ना, 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 तो आएगा ना। तो फिर आपकी फिगर कौन सी है डिफरेंट आ रही है वो बता दो, फिगर कौन सी वाली चेंज करूं? एंड पे तो 0 नहीं आ रहा ना, क्योंकि 8 में से 7 माइनस करो तो 1 आ रहा है। ओके ठीक है जी। तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2 में हमें कोई नई चीज नहीं करनी पड़ी और बिल्कुल परेशानी की बात नहीं कि अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है। लेकिन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के आपने ऊपर लिख लिया, यहाँ पे लीज ईयर एंड के एतबार से बनाने, अकाउंटिंग ईयर एंड को आपने इग्नोर किया ना, लीज ईयर एंड के एतबार से बनाना। टोपों को ऊपर कर दो यार। यार एक ना शावर से चादर मिलती है ना, वो मैं मशवरा दूंगा सर्दियों में अपने साथ रखें, क्योंकि एसी 1-2 तो चला करेंगे वरना बहुत हबस हो जाएगी, कुछ ना कुछ मैनेज करना पड़ेगा। चलिए पहले साल की जनरल एंट्रीज, ईयर एंड 31 दिसंबर 2007, ईयर एंड 31 दिसंबर 2007, पहला ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर एंड। बताएं जी, यकम अप्रैल 2007
राइट ऑफ यूज डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से 68497। ओके, अब आप हजरात ये बता दें कि हमारे साल में कोई पेमेंट हुई या पेमेंट तो अगले साल होनी है, अगले साल होनी है। अच्छा जी, इधर ना मैं किसी वजह से एक जगह छोड़ रहा हूँ, इस जगह का छोड़ने का मुझे फायदा ये होगा कि अगले सालों में आपको प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी महसूस होगी, इस वजह से जगह छोड़ा हूँ, वरना पेपर में यहाँ जगह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जगह छोड़ा हूँ 3-4 लाइनें किसी वजह से, अगले साल और ये साल बड़े अच्छे महसूस होंगे जी। 31/12/2007। अच्छा, अब आप मुझे बता दें ये इंटरेस्ट, अच्छा एक चीज मुझे बताएं, मिसाल के तौर पे एक चीज बताएं कि फर्ज करें कि इतना एफिशिएंट हो जाए पाकिस्तान का सिस्टम कि 31/12 को बिजली का बिल आ जाए, 31/12 की रात को ही ऑनलाइन बिल आ जाए, और आप 31/12 की रात को बिल देख के 31/12 की रात को ही पे भी कर दें, 12 बजे बिल आए मीटर रीडिंग से कनेक्ट और आप 12 बजे पे भी कर दें, तो ये बिल आपकी 31 दिसंबर की तारीख का होता है या ये बिल दिसंबर के महीने का होता है? दिसंबर के महीने का होता है। जरा सोच के बताएं, 31 दिसंबर की रात को जो आप बिल पे करते हैं, 31 दिसंबर की रात को जो आप बिल पे करते हैं वो 31 दिसंबर के दिन के बिजली इस्तेमाल करने का होता है या दिसंबर के महीने का होता है? पे किस दिन करते हैं, कितने अरसे का होता है? 1 महीने का। अच्छा, लीज में महीने महीने का इंटरेस्ट नहीं पे हो रहा होता, क्योंकि किस्तें सालाने, तो इंटरेस्ट भी साल साल का पे हो रहा होता है। तो ये जो मैं 31 मार्च 2008 को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ये 31 मार्च 2008 के दिन का इंटरेस्ट है या किसी एक साल का इंटरेस्ट है? ये किस साल का इंटरेस्ट है वो तो बड़ा इजीली हमें पता चल रहा है, ये 2007 के 9 महीने का इंटरेस्ट है और 2008 के 3 महीने का इंटरेस्ट है। अच्छा, मुझे बता दें इस इंटरेस्ट में से 31/12/7 की रात को कितना पे हो चुका है, कितना पे हो चुका है? लेकिन कुछ ना कुछ पेएबल तो रिकॉर्ड करना चाहिए ना, यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने के लिए। लीज्ड एसेट इस्तेमाल कर रहे होंगे मशीन, और मशीन से यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो मशीन से फायदा तो लेना शुरू कर दिया हमने, यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल भी 9 महीने की रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि जब 1 अप्रैल से मशीन हमने इंस्टॉल कर दी होगी तो मशीन से यूनिट्स भी बन रहे होंगे, यूनिट्स बन के चीजें भी बिक रही होंगी, 9 महीने की सेल भी आ रही होगी उनकी, तो उसके वजह से। और अगली बात यह है कि 2008 में आप इसको खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, 2008 में इतना हैवी खर्चा एकदम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ये तो खर्चा थोड़ा सा पिछले साल का भी बनता है। तो आप 10275 के कितने हिस्से कर दें? 2 हिस्से कर दें। तो 10275 पे उंगली रखें, बोले तोड़ो 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 तोड़ो, बल्कि तोड़ो तोड़ो, यानी कि पहले साल में 9 महीने और अगले साल के सिर्फ, लेकिन अगले साल की भी बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे बता दें 31/12/7 की रात को सारे इंटरेस्ट के लिए लायबल फील कर रहे होंगे या इस इंटरेस्ट के कुछ हिस्से के लिए लायबल फील कर रहे हैं? कितने हिस्से के लिए? 9 महीने के इंटरेस्ट के लिए। अब आप जनरल एंट्रीज में आके आपने ये काम शुरू करना है, जो काउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड की जैसे मसला आ रहा था। क्या ही अच्छा होता है 31/12/7 की रात को पे हो जाता, तो फिर हमें इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन ये हमारे साल की बजाय अगले साल भी 3 महीने बाद पे होगा। अच्छा, ये कितने अरसे से रिलेट करता है? 12 महीने से। हम बुक कितने अरसे का फिलहाल करें? 9 मंथ्स का बुक करें। करवाएं जी एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, और बात वही कि 31 मार्च 8 को 31 मार्च 8 के दिन का इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा, 12 महीने का पे किया जा रहा है। 10 इंटू 9/12 7706। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो कोई ऐसे 9 महीने यूज हो आपको निकालनी आती है, वो इतना टफ टाइम नहीं है। 68497, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 3 ईयर्स से, तो ये 1 साल की डिडक्शन आती है। जैसे एक मिसाल दूं, ऊपर 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 कोई 90 रुपए का एसेट है, उसको 3 से डिवाइड करें तो 30 1 साल की डेप्रिसिएशन है। 90 रुपए का एसेट है, इसको 3 से डिवाइड करें तो 30 1 साल की डेप्रिसिएशन है। तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन दे रहे हैं हमें कितने महीने की चाहिए? 17, तो 9/12 का इधर भी फैक्टर लगाया, इधर भी लगाया, 1712 मेरा पास का तजुर्बा ये है कि जो अगले साल की एंट्रीज है ना, वो थोड़ी सोचनी तो पड़ेंगी, लेकिन 60-70% बच्चे कर देते हैं।
60-70% बच्चे जो है अगले साल की एंट्रीज भी सही कर देते हैं। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, अब अगले साल की एंट्रीज कर लें, हो जाएंगी? मसला नहीं। एक दफा करके ना फिर साथ वाले के रजिस्टर से देखिएगा कि उसने क्या गलती की है। अगले साल की एंट्रीज ट्राई करें, पैटर्न यही रखें। ये जो खाली जगह जहां भी एक एंट्री होगी 31 मार्च की डेट डाल के ना, 31 मार्च को पेमेंट आनी है ना, अगले साल एसेट खरीदेंगे? बोले बोले, अगले साल किराया देंगे? किराया देंगे? अगले साल इंटरेस्ट बुक करेंगे? बोले बोले, और अगले साल डेप्रिशिएट करेंगे? तो अगले साल मैंने 3 डेट्स डाल दी आपके सामने, इन डेट्स पे एंट्रीज कर दें, जल्दी करें। वो नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड यहां तक, दरमियान तक? दिखाते रहो भाई जिसने एंट्रीज की हैं, हाथ खड़ा करें। पूरी करना है, डेफिशिएंट तक जाओ फिर मुझे बताओ कर रहे हो। हाँ बस जाहिर तो ठीक लग रही है। ब्रैकेट में आप लोग शो नहीं करे ये फिगर कैसे निकली है, एक फिगर आप लोगों ने निकाली है लेकिन ब्रैकेट में शो नहीं करे वो फिगर कैसे निकली है। ब्रैकेट में शो भी करें एग्जामिनर को जी। ठीक है, अच्छा पता नहीं सवाल की रिक्वायरमेंट में कितने सालों की एंट्रीज हैं, लेकिन मैं 3 की करवाऊंगा, मैं 3 सालों की करवाऊंगा। ओके चलें जी। 31 मार्च 2008, मार्च 2008 को जी 30,000 से क्या क्रेडिट करूं? कैश। जहन में क्या रखूं? अगला साल शुरू हो गया है, तीसरे महीने का एंड आ गया है, मैं वहां खड़ा हूं, अगले साल तीसरे महीने के एंड पे खड़ा हूं, तो अगले साल तीसरे महीने के एंड पे कैश पे करना पड़ेगा। कैश कितना जी? 30,000। ओके, अगले साल कैश क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी को कोई 9/12 3/12 नहीं करना आप लोगों ने, ये एग्जैक्ट बस किया करनी है। लीज लाइबिलिटी डेबिट जी 19,725। अच्छा, इसमें 3 महीने का जो पिछले 9 महीने का जो पिछले साल पेएबल बुक किया था वो पे हो रहा है, और इसमें जो जनवरी फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट हमारे साल का बुक करने की जरूरत नहीं है पेएबल के तौर पे, वो साथ ही पे भी हो रहा है। पिछला जो 9 महीने वाला बुक किया है वो भी इस दिन पे हो रहा है, और इस साल का जनवरी फरवरी मार्च का इसी साल पे हो रहा है, इसलिए उसका पेएबल बनाने की जरूरत, उसे डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। तो पुराना पेएबल खत्म करें पहले, 77 पुराना पेएबल खत्म हो गया, पुराना पेएबल खत्म होके पे हो गया ना, प्लस पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, और जो बाकी बचा इसका उसको 3/12 भी किया जा सकता है और डिफरेंस लेके भी निकाला जा सकता है। तो मैं फिलहाल 3/12 कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू 3/12। किस किस महीने का? जनवरी फरवरी मार्च का डायरेक्ट पे हो गया, हमारे साल का था, हमारे साल ही पे हो गया 25
69। लेकिन एक मसला है, खर्चा हमने सिर्फ 3 महीने का डाला है अभी। हालांकि नहीं, मैं अब 2008 की बात कर रहा हूँ। 2008 में खर्चा अभी 3 माह का डाला है, लेकिन खर्चा 12 माह का डालना चाहिए, तो 9 माह का खर्चा और डेबिट करेंगे। ठीक है, अब कौन सा खर्चा डेबिट करेंगे, वो अगली पेमेंट उठाएंगे और अगली पेमेंट में से निकालेंगे। क्लियर? तो पिछले साल कितने महीने लीज एसेट इस्तेमाल हुआ था? 9 महीने। तो खर्चा कितना डेबिट हुआ था? 9 महीने। अगले साल तो लीज एसेट पूरा, तो खर्चा कितना बुक हो गया? 3 महीने का पे भी हो गया बल्कि साथ ही, और कितना खर्चा अभी और रिकॉर्ड करना है? अच्छा, अब बता दें 31 मार्च 9 को जो पेमेंट हो रही होगी उसमें 2009 के 3 महीने का होगा। 31 मार्च 9 को जो पेमेंट हो रही होगी उसमें 9 के 3 महीने का होगा, और हमारे के कितने महीने का होगा? हमारे के 9 महीने का होगा। तो हमारे साल का 9 महीना इससे तोड़ के अलग करने हैं। क्लियर? बोले जी क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, वैसे जरा आंखें बंद कर सोचें, 31/12/8 का इंटरेस्ट 31/12/8 को पे हो रहा है या अगले साल 2-3 महीने बाद पे होगा? अगले साल 3 महीने बाद पे होगा। उस फिगर को पकड़ें, कितनी है? 73 इंटू इसके 3/12 को धकेल देंगे अगले साल, 9/12 को अपने साल बुला लेंगे। बातें नहीं सुन सकते आप लोग ने, फिगर निकाल लेटर पे रखी होती है, मेरी बात खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं बात खत्म करता हूँ आप अपनी फिगर ठोक देते हैं। 5487। तो यहाँ तक कितने लोगों ने एंट्री सही की थी? हाथ खड़ा करें। अच्छा, आइंदा से मैं कह दिया करूँगा 95% सही करते हैं बच्चे। ओके, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कटन दो। चलो जो फिगर लिखी हुई है वो पहले लिखवा दें। 222832। तो ये जगह सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए छोड़ी थी ताकि समझ आ जाए इस साल किराया पे नहीं होना और इस साल किराया पे होना है। अब जरा रिदम आ गया, इंटरेस्ट भी बुक हो रहा है, डेप्सिन भी रिकॉर्ड हो रही है। अगले साल की आपने कर तो ली होंगी, लेकिन 1-2 मिनट में दे रहा हूँ जिन्होंने नहीं की। अगले साल की 31/12/2009 की। इस बार 8 का साल है ये ईयर एंड 31/12/9। अच्छा, 31/12/9 के साल में पेमेंट 31/12/9 की तारीख को होगी या 3 महीने गुजरते ही हो जाएगी? 3 महीने गुजरते ही पेमेंट हो जाएगी। एसेट दोबारा खरीदा तो नहीं जाएगा कोई? 31 मार्च 9 जी नहीं, इससे तरतीब से चला करो। कैश कितने से जी? लीज लायबिलिटी 222684। जरा इधर देखें एक मिनट, ये जो इंटरेस्ट है इसमें तो हमारे साल के सिर्फ 3 महीने पड़े होंगे। सोचें जरा, 31 मार्च 9 को जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, सिमिलर जैसे 31 दिसंबर को जो बिजली का बिल पे हो रहा है वो दिसंबर के महीने का होता है, लेकिन ये पूरे साल का होगा। तो हमारे साल का कितना इंटरेस्ट इसमें पड़ा हुआ है? 3 महीने का, और बाकी पिछले साल के 9 महीने का पड़ा हुआ है। उस पेबल को पहले खत्म कर लेते हैं, ये वाला, और इसको तोड़ के 3/12 इसका अलग निकाल लेते हैं। $7316 इंटू 3/12 जी
1829। किसी फिगर को आपने नहीं तोड़ना, ना इंस्टॉलमेंट को ना प्रिंसिपल को, सिर्फ जहां जहां इंटरेस्ट आता है ना वहां वहां ये मसला आता है। इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल के बारे में परेशान नहीं होना। ओके 31/12 नो। अच्छा थोड़ा सा सोचें अभी कितने महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके आए हैं थोड़ी देर पहले, कितने महीने का? जनवरी फरवरी मार्च का कर लिया। अब अप्रैल से दिसंबर का तो अगले साल के मार्च में पे होगा। उस फिगर को पकड़ के उसके 9 महीने इधर बुला लेते हैं। इस फिगर को पकड़ेंगे 3913 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कितना जी? 3913 इंटू 9/12 कितना जी? 2935। ये वाली इसलिए यूज नहीं हो सकती थी कि ये 9 महीने की थी, लेकिन ये वाली अब यूज हो सकती है। 22 मैं P&L बैलेंस शीट नहीं पहले बना रहा, मैं पहले नोट बनाने लगा हूं। नोट में सिर्फ मैच्योरिटी एनालिसिस, जगह छोड़नी है छोड़ दें, P&L बैलेंस शीट के लिए एक पेज छोड़ दें। ये कोई एंट्री नहीं है ना, 31 मार्च 2007 को कोई पेमेंट नहीं थी ना, तो ऐसे जरा रिदम से सिमेट्री सी बन गई। हमारे साल किराया पे नहीं हुआ, अगले 2 साल किराया पे हुआ है क्योंकि लीज का पहला साल था। तो असल में मैं ये चाह रहा था ये एंट्रीज एक तरतीब से आए। ये आखिरी 9 महीने का इंटरेस्ट बुक हो रहा है। ओके 31/12/2007 का आप मुझे सिर्फ नोट बना दें, लेकिन 1 से 2 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं। 31/12/7 का नोट बना दें, मैच्योरिटी एनालिसिस सिर्फ। कोई तोड़ने छोड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी आपको, सिंपल तरीके से नोट बनना है, 30 सेकंड्स भी नहीं लगने। भाई के एक्शन से मैं इंप्रेस हो रहा हूं, इनके पास जादुई छड़ी है, आखिरी रो में बैठ के ना ऐसे कर रहे हैं। करीब है कि 1-2 दफा इन्होंने किया था तो लाइन लग जानी है। दीदार नहीं करना। पता नहीं क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, लिखा नहीं हुआ। कंपनी एक्स नो टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/2007। नोट नंबर 7 फर्ज करें, लीज इंग्लिश, और 7.2 मैच्योरिटी एनालिसिस कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। 31/12/7 का नोट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। 31/12/7 के साल में अनलकीली कोई पेमेंट नहीं है, तो हम यही लाइन लगा सकते हैं। 31/12/7 वैसे भी फील करें दोनों के दरमियान ही आ रहा है 31/12/7 की तारीख। अब देखें इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नीचे वाली फिगर क्या है, सिर्फ एक बात सोचनी है। 31/12/7 के लिए विद इन 1 ईयर कौन सा? 31/12/8। 31/12/8 में 30,000। 31/12/7 के लिए 2008 अगर लेस देन 1 ईयर है तो 2009 का कैलेंडर, तो 2009 के कैलेंडर में ये पेमेंट हो रही है, चाहे 1 जनवरी 9 को हो रही है, चाहे 31/12/9 को हो रही है, चाहे 31 मार्च को हो रही है। बस पूरे 2009 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? एक पेमेंट हो रही है। 2010 के कैलेंडर में चाहे 1 जनवरी 10 को हो रही है, चाहे 31/12/10 को हो रही है, चाहे 31 मार्च 10 को हो रही है, हो तो 2010 के कैलेंडर में रही है ना। शुक्र है कैलेंडर ईयर आसान है समझने के लिए, तो हो तो मार्च के अंदर रही है। तो बताइए जी कितना आ गया? 30,000 लेस देन 1 ईयर। जरा बताएं लेस देन 1 ईयर कौन सा साल होता है? अगर 31/12/7 है
18 तो नहीं मैं बोल रहा था, मादरत मुझे लग रहा था। अच्छा लेस देन 1, 1 to 2, ये कौन सा साल होना चाहिए प्रैक्टिकली? 2009 का साल होना चाहिए। ये अपने समझने के लिए लिखते हैं, पेपर में लिखना 2 to 3। कितना आ गया जी? ओवर। होमवर्क का सवाल साथ साथ करेंगे तो चीज़ों पे ग्रिप आएगी। अभी तक हमने पहले दिन एनुअल पेमेंट्स का सवाल किया था, फिर सेमी एनुअल का किया था, क्वार्टरली का तो होमवर्क में था उसकी, खैर एनुअल का किया था, सेमी एनुअल का किया था, फिर उसके बाद कल बिल्कुल ही कहानी बदल गई थी, कल तो एडवांस में पेमेंट्स हो रही थी, तो आज ईयर का थोड़ा मिसमैच आ रहा है। अच्छा, अब जनरल एंट्रीज मैंने इसलिए मिटा दी हैं कि जनरल एंट्रीज से आप कोई फिगर यूज़ नहीं करेंगे, आपने डायरेक्ट अब फिगर्स निकाल ली हैं। अब आप P&L बना दें अलॉन्ग विद ऑल सपोर्टिंग वर्किंग्स। 31 दिसंबर 8 का और 31 दिसंबर 7 का, 2 सालों को ही बना दें। SOCI भी कहते हैं, इसे P&L भी कहते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस वो मुझे वहीं से निकलवा दें, 9 महीने का कितना निकला था जनरल एंट्री से? हाँ जी 1712 4, और डेप्रिसिएशन पूरे साल की थी 228332। चलें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस अलॉन्ग विद सपोर्टिंग वर्किंग्स शो करें आप। 31/12/9 का भी बना दें, 31/12/9 का भी बना दें P&L। और आप जनरल एंट्रीज आप देखेंगे या अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालेंगे। तसल्ली से बात सुननी है, और जिस तरह आप लोगों ने सोचा आपका अपनी जगह, जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह आपने सोचने जरा। 31/12/7 में मुझे पता होना चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो 31/12/7 का इंटरेस्ट एक्सपेंस 31/12/7 की तारीख से उठा लेता अगर 31/12/7 को किराया पे हो रहा होता। तो 31/12/7 का इंटरेस्ट 31/12/7 की तारीख से इसलिए नहीं उठाया जा सकता कि 31/12/7 की रात को किराया पे नहीं हो रहा। तो 31/12/7 का इंटरेस्ट फिर मुझे मजबूरन, जैसे दिसंबर का बिल बेटा कितना आया है, अब वो जनवरी में मैं जो पेमेंट करने गया था वो देख के आपको बता देता हूँ। बेटा दिसंबर में बिल कितना आया है, अब वो जनवरी में मैं पैसे देने गया था वहीं से मैं देख के बता सकता हूँ आपको। तो सिमिलरली दिसंबर का इंटरेस्ट अगले साल मार्च में जो इंटरेस्ट पे किया है उसमें को पड़ा होगा। तो 31/12/7 के साल का इंटरेस्ट 31/12/7 से तो उठ नहीं सकता, तो 31 मार्च 8 के इंटरेस्ट के 3 महीने तो अगले साल के, हमारे साल के 9 महीने उठा लेते हैं। तो ये बिफोर गोइंग इनटू अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आई प्लान्ड फर्स्ट
कि 31/12/7 का इंटरेस्ट 31/12/7 को मुझे नजर नहीं आएगा, 31 मार्च 8 वाली फिगर साल की पड़ी हुई है, उसमें से 9 महीने का इधर बुला देता हूं जी। 10275 इंटू 9/12 7706। अच्छा, ये तो लीज का पहला साल था। अगली प्लानिंग जरा गौर से सुननी है। 31/12/8 का इंटरेस्ट उठाना है। ऊपर तारीख क्या लिखी हुई है? 31/12/8 का। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने तो मना किया। 31/12/8 की तारीख देख के अपने माइंड में कुछ सोचना है। 31/12/8 के साल का पहले 3 महीने का इंटरेस्ट 31 मार्च वाली से उठा लेते हैं। 31/12/8 वाले का इंटरेस्ट जनवरी फरवरी मार्च का, 2008 का कैलेंडर ध्यान में रखें ना, जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट उठा लेते हैं 31 मार्च 8 से, और अप्रैल से दिसंबर वाला उठा लेते हैं 31 मार्च 9 से उठा लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर वाला 31 मार्च। इस तरह यू विल प्लान एंड इस तरह यू विल थिंक। P&L में फिगर लेके जानी है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च वाला कहां से उठा लें? 31 मार्च 8 से, और अप्रैल से दिसंबर वाला 31 मार्च 9 से। बस ये प्लान करके जाना है और फिर आपने एप्लीकेशन करनी है सिर्फ इसकी। तो मेरे पास जगह नहीं है, इधर मैंने एरो खींच दिया खुला खुला करने के लिए। 31 मार्च 8 वाली फिगर ढूंढे। 31 मार्च 8 वाली, इसमें से 3 महीने का उठा लें, और 31 मार्च 9 वाली में 3 महीने तो 2009 के पड़े होंगे, तो 9 महीने हमारे साल के पड़े होंगे। 31 मार्च 9 वाले का कितना इंटरेस्ट? 73,160। ओके, 73 इंटू 9/12 80 कितना होगा? यही लिखा था हाथ कर 805। क्लियर? अच्छा, अब जिस तरह मैंने सोचने को कहा 31/12/9 का, उसी तरह सोच लें। बोलें जरा। 31/12/9 के 3 महीने का तो 31 मार्च 9 से मिल जाएगा, और आखिरी 9 महीने का 31 मार्च 10 से मिलेगा। 31 मार्च 10 से मिलेगा। ओके, 31/12/9 के लिए 31 मार्च 9 पहले ढूंढे। 7316 इंटू 3/12, और 31 मार्च 10 से 9 महीने का उठाएं। 3913 इंटू 9/12 4764। सो इट्स वेरी सिंपल। चला दें भाई, एसी एयर कंडीशनर चला दें। ओके, अब बैलेंस शीट में राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट में पेबल में थोड़ा सोचना पड़ेगा। राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी सारा पुराने तरीके के ऊपर, तो पहले वो कर लेते हैं, राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी। लेकिन बैलेंस शीट में 2 सालों की बना रहा हूं। 31/12/2007, बस 31/12/7 पहले लिख देता हूं, 8 लिखते भी नहीं हम, अपने समझने के लिए। बैलेंस शीट पहले 1 साल की, एज ऑन 31/12/7। ओके, नॉन करंट एसेट्स राइट ऑफ यूज जी बताएं जी। कॉस्ट 497 माइनस 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1 साल में 9 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी? 17124 51373। पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं आप इधर ब्रैकेट में 68497 माइनस 17124। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। अच्छा, बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 2 बातों में हमने लाइन लगानी होती है।
31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/7 के साल में अगर कोई पेमेंट है तो उसके नीचे लाइन लगा दें। ओके, आप बता दें, मैंने आपको कहा ना प्रिंसिपल को तोड़ना ना इंस्टॉलमेंट, किसी चीज को नहीं तोड़ना, सिर्फ इंटरेस्ट को तोड़ना होता है। जी बता दें 31/12/7 के साल के लिए करंट पोर्शन कौन सा होगा? 31/12/8। 31/12/8 के 12 महीने, उसमें तीसरे महीने बाद ही एक पेमेंट हो रही है, तो ये किधर चला जाएगा? ब्लू मार्कर से करते थे लेस देन 1, ये नहीं माजरत, करंट पोर्शन, और ये नॉन करंट पोर्शन, ये इसी तरह, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं। बताइए करंट पोर्शन 19 और नॉन करंट 48,772। दूसरा साल भी मुकम्मल कर लें, और अगर किसी ने इंटरेस्ट पेबल डालना है यहाँ पे उसको भी इजाजत है, दूसरा साल मुकम्मल करें। हाँ जी, इकतीस 12/2007 को ही पहले मुकम्मल कर लेते हैं। अब जिस तरह सोचने को कहा जा रहा है उस तरह सोचिएगा। 31/12/7 का इंटरेस्ट यानी 1 अप्रैल को लीज शुरू हुई थी ना, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 7, 31 दिसंबर 7 का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 7 की रात को पे हो गया होगा। 31 दिसंबर 7 का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 7 की रात को पे हो गया होगा। सोचें, नहीं पे हुआ होगा। कब पे हुआ होगा? 2-3 महीने बाद दिसंबर का बिल 31 दिसंबर को पे हो गया होगा। नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में पेबल्स नजर आते हैं। 31 दिसंबर 7 की रात का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 7 को पे हो गया होगा। नहीं, अगले साल मार्च में जाके पे होना है। तो 31/12/7 की रात को फिर इंटरेस्ट के लिए हम क्या फील कर रहे होंगे? लायबल फील कर रहे होंगे। तो पूरे 12 महीने के इंटरेस्ट के लिए या अभी लीज शुरू हुए सिर्फ 9 महीने हुए हैं? तो बता दें 31/12/7 का इंटरेस्ट किस दिन पे होगा? 31 मार्च 8 को। तो 31/12/7 को उस 31 मार्च 8 वाले में से कितने के लिए लायबल फील कर रहे होंगे? 9 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट पेबल। अब लाइन कोई नहीं भाई, लाइन अब मिटा के ये ज़बानी सोचा करना है। इंटरेस्ट हमेशा ज़बानी सोचा करना है। लीज लायबिलिटी के लिए और मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए लाइन यूज करनी है बस। ये जो इंटरेस्ट पेबल है ये वाली तारीख आंखों के सामने रखनी है और सामने रख के सारी डिस्कशन ज़हन में सोचनी है। जी बोलें। 10275। लेकिन इसमें तो अगले साल के 3 महीने भी होंगे, तो हमारे साल के 9 महीने का तो पे नहीं हुआ ना जी।
0006 क्लियर। ओके अच्छा मैं ना ये डिस्कशन जरा साथ ही खत्म कराऊं कि मैं 31/12/8 का जरा इंटरेस्ट पेबल पहले मालूम कर लूं। 31/12/8 का इंटरेस्ट पेबल। अच्छा सोचने का तरीका देखिएगा। सबसे पहले आपने देखना है इसको 31/8 की तारीख को। 31/8 का जो साल है उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर 12 महीने हैं। 31/8 के साल के पहले 3 महीने का इंटरेस्ट 31 मार्च को पेड है, पेड है या पेबल है? जनवरी फरवरी मार्च वाला 31 मार्च को पेड है, तो फिर जुलाई से दिसंबर वाला अगले साल पे होगा। तो 31 दिसंबर 8 की रात को 9 महीने वाला पेबल है। गलती से किसी ने 12 महीने तो नहीं पेबल में डाल दिए थे। तो जनवरी बोले 2008 का कैलेंडर ध्यान में रखें। 2008 जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल से दिसंबर। तो 2008 के साल का 3 महीने वाला इस दिन पे हो गया तो पेड है। तो ये 9 महीने वाला यहां पे खड़े होके जैसे बिजली का बिल जनवरी से लेके नवंबर वाला पेड होता है, दिसंबर का पेबल होता है। तो सिमिलरली 3 महीने का इंटरेस्ट का पे हो गया 31 मार्च को, और जुलाई से अप्रैल से दिसंबर तक का पे होगा। कब पे होगा? 31 मार्च 9 को। तो 31 मार्च 9 को जो पे होगा उसमें से हमारे महीने का कितने पेबल है? 9 मंथ्स का। कितना जी? 73 इंटू भाई वो तो ये तो पी एंड एल था ना, इसमें तो हमने पहले 3 महीने का भी डालना था। ये तो खर्चा डाल रहे थे, इधर खर्चा डाल रहे हैं और उधर पेएबल डाल रहे हैं, इनको मिक्स नहीं करना आपस में। जी हाथ खड़ा करें। यही फिगर लिखी थी, लेकिन हाथ खड़ा नहीं किया। वो हाथ खड़ा करें, कर दिया। अच्छा जी नाउ 31/8 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/8 की पेमेंट के नीचे जादुई लाइन लगा दें। 31/12/9 करंट ईयर और 31/12/9 के बाद अगला सारा नॉन करंट। गाइस बोले 22 684 2। अब वापस आ जाएं 6088 51373 माइनस 1 साल की डेप्रिसिएशन 228332 2854 इन द एंड एग्जामिनर सब कुछ देख के क्या कहेगा? इधर लाओ कैमरा। हैरानी होती है कि एक बंदा आधा सवाल नहीं करके आ सका पेपर में। आईकैप चीख के पुकारता है, कई दफा आईकैप में सेमिनार हो, कहते यार बच्चों को कह दो खुदा के लिए आधा सवाल सही कर दिया करें, हम इतना सा चाहते हैं। वो ऐसे अब रिवीजन शुरू की IAS 38 पे इतने दिन लगा दिए कि जो मेन टॉपिक्स अगले रहते हैं उनकी रिवीजन ही नहीं कर सके। तो जो बंदा टॉपिक छोड़ के चला जाता है या उसके सब टॉपिक छोड़ के चला जाता है, फिर उसको मसला आता है। अब मिसाल के तौर पे लीज पूरी रिवाइज कर ली, अच्छा ये काउंटिंग और लीज ईयर एंड डिफरेंस है, इसका सवाल छोड़ कर, तो वो इसी का सवाल आ जाता है, तो फिर वो आधे नंबर भी नहीं ले सकता उस सवाल के अंदर। तो वो कोई ज्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं होती। मैं एक ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, किसी की कोई ये फिगर गलत निकल आई इंटरेस्ट पेबल, तो कोई ये परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात ये है कि उसको मोटिवेशन शेड्यूल ही नहीं बनाना आ रहा कि अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड डिफरेंट है, तो ये ज्यादा परेशानी वाली बात है। तो इसलिए हर सवाल आपने आधा सही करना होता है। हैरत की बात होती है कोई बंदा आके कहता है मैं फेल हो गया हूँ, तो हैरान हो जाता हूँ, आधा सवाल नहीं सही करके आ सका ये। अच्छा मैंने भी किया वैसे। अच्छा जी आ जाए इधर। तो यार इधर क्वेश्चन इजी लगते हैं, उधर कोई और दुनिया में ले जाते हैं आईकैप वाले आप लोगों को। हाथ होगी और आप लोगों के साथ वाली पास होते हैं। ये देख लें 2 आंखों वाले। नहीं कल चलें, खैर नहीं, इस तरह की बातें ना किया करो। मंडे के जो टेस्ट है उसमें लेक्चर 1 से 11 कर लें, आज वाला ना डालें। मंडे को जो टेस्ट है उसका कर लें सिलेबस, लेक्चर 1 से 11। भाई तो सीधा हुई ना।
साथ वाले का हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के रशीद लेसर दी काउंटिंग शुरू होने लगी। हाँ, साथ वाले का हाथ पकड़े, हाँ रशीद लेसर दी काउंटिंग शुरू, मेरी लेसी थी नहीं मुक्की है थे लेसर दी शुरू हो गई। ये काउंटिंग जो हम कर रहे थे लेसी की कर रहे थे, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा था और जो किराया दे रहा था। अब हम किसकी काउंटिंग की बात करने लगे हैं? लेसर की, जो किराया ले रहा होगा और इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर रहा होगा। ओके, एक एंट्री लेसर अपनी बुक्स में करता है, उसके बिल मुकाबिल ना लेसी कोई एंट्री नहीं करता। वो आप मुझे खुद ही बताएंगे थोड़ी देर में। लेसी की एंट्रीज बताना शुरू कर दें। लीज लायबिलिटी क्रेडिट, आगे बोलें जी। आम वाले सवाल बताएं जिसमें वो सादा सा पहले दिन जो सवाल करवाया था, लीज लायबिलिटी डेबिट, देखे ना, क्योंकि राइट ऑफ यूज है फिर डेप्रिसिएशन भी आएगी, लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट भी आएगा। तो डिप्रिसिएशन डेबिट, क्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट, क्लियर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, बस ये काफी हो गया जी, जनरल एंट्रीज में करा रहा था। थोड़ा सा साइड पे आ जाओ, नीचे लोग आ गए हैं। अच्छा जी, मैं आ जाता हूँ, खुले होके खेलो। अच्छा जी, आगे जी, आप किसकी बुक्स हैं जी? लेसर की बुक्स। लेसर ना पहले बैंक होता है, बैंक पहले होंडा से जाके गाड़ी खरीदता है, ये भी एक एंट्री होती है। एसेट डेबिट नहीं, लेसर का राइट ऑफ यूज नहीं होता प्लीज। लेसर ने तो उसको यूज ही नहीं करना, लेसर ने बस एसेट जाके गाड़ी खरीदनी है 30 लाख की और किस्तें बना के बेच देनी है। तो लेसर के पास एसेट नहीं होते, लेसर के पास गाड़ियां गोदाम में नहीं खड़ी होती। लेसी जाता है लेसर के पास, लेसर को कहता है मैंने गाड़ी लेनी है, लेसर जाके किसी मैन्युफैक्चरर से जाके गाड़ी खरीद के लाके देता है इसको। तो लेसर सबसे पहले बाजार से गाड़ी खरीदेगा। आगे एंट्रीज आप बता दें। एक्सेलेंटली रिसीवेबल कौन बोला? गुड। उधर लीज लायबिलिटी लफ्ज़ है, इधर बोले लीज रिसीवेबल। और जाहिरी बात है डेटर बुक कर लिया उसने क्रेडिटर बुक किया था, इसने डेटर बुक कर लिया है, और ऑब्वियसली क्रेडिट फिर दोबारा कैश नहीं। आप कौन सा कैश? ये वाला एसेट खत्म करें ना जो ऊपर आ रहा है, ये वाला एसेट। ये एसेट पहले खरीदा है, खरीद के किसको दे दिया है? अच्छा, आप बता दें लेसी जब एसेट लीज पे लेते हैं तो क्या एंट्री करता है? राइट ऑफ यूज डेबिट। और लेसर जब एसेट लीज पे देते हैं तो क्या एंट्री करता है? लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट। अगली एंट्री बता दें खुद ही। कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, डेटर कम होगा, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। आगे बोलें जी। एक्सेलेंट, नो एंट्री, क्योंकि एसेट नहीं तो फिर डेप्रिशिएट तो नहीं कराना इसने, नो एंट्री। तो लेसर की बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, डेप्रिशिएट तो लेस ही कर रहे हैं ना। चलें जी, नोट कर लें। एक मिनट, अगर इधर मैं ये सारी चीजें लिख दूं, क्या बोलें? लेसर बॉट एसेट, लेसर ने एसेट खरीदा तो लेसी तो कोई एंट्री नहीं करेगा ना फिलहाल। आगे बोलें लेसर लीज्ड एसेट, रेंट रिसीव्ड और डेप्रिसिएशन। रिसीव्ड पेड जो मर्जी समझ लें आप, वो आपकी मर्जी है। लेसी के लिए पेड है तो ये मैंने नेचर लिख दी है ट्रांजैक्शन की। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। इस तरह ना बैठा करें क्लास में, लिख भी लेता हूं, समझ घर जाके लूंगा। तू लिख रहे ना, तस्वीर खींच के मुझे भेज दी, मैं शाम को देखूंगा, टाइम मिला तो मैं भी नजर मार लूंगा एक दफा।
होमवर्क वाला सवाल आज मैं पढ़ नहीं रहा, सब लोगों ने खुद करके आना है। उसमें नीचे को नोट देख लेते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं, एक्स्ट्रा डली हुई नोट। एक और चीज़ भी बना के आनी है जो कि सोल्यूशन में नहीं दी होगी। अच्छा, अब 5 मिनट हम वेले बैठे हैं, तो मुझे पता है आपका टाइम ज़रूरी है, तो ऐसा करें रिवीजन कर लेते हैं डिस्काउंटिंग की। तो क्या किसका इस सवाल का मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरे ख्याल से इनको बड़ा अच्छा आ गया है। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है और नीचे फिर आगे क्या। अच्छा भाई रेंटल, यार मुझे एफर्ट को सिलेबस खत्म कराने में ऐसी बातें ना किया करो। रेंटल है जी 50,000 क्वार्टरली और इससे ज़्यादा बड़ा लीज टर्म है 6 साल और डिस्काउंट रेट है जी इससे ज़्यादा 12% पर एनम। चलें जी जल्दी करें, पीवी निकालें। एग्जाम्पल 1 इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल 1, जल्दी छेती। अच्छा जी, अगर रेंटल को क्वार्टरली है इसको एनुअल में कन्वर्ट कर दें। ना हो ही नहीं, तो वो तो गलत बात है। शेड्यूल ही आपने इस तरह बनाना है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं साल कितने हैं? 6। साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। साल कितने? तो 6 साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो इसका मतलब है हर साल में 4 पेमेंट्स होंगी, तो 6 सालों में 24 पेमेंट्स होंगी। 24 की 24 को डिस्काउंट करना है, 24 की 24 को डिस्काउंट करना है। 50,000 इंटू 1 माइनस 1.129, तो रेट यूज होगा 12% इंटू 3/12, कितना? 3%। 1.03 रेज टू पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 0.03। 846,777 846,777। ओके, सेम डेटा लेकिन किराया आ रहा है एडवांस में। चलें जी करें। ब्रेक लगी भाईजान 8 बोल के। अच्छा जी, कितने साल हैं? 6। एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4 × 6 किस्तें, 24 किस्तों में से कौन सी वाली किस्त उसी दिन खड़ी होगी? पहली वाली किस्त उसी दिन खड़ी होगी, तो पहली वाली को डिस्काउंट नहीं करना। ये 50,000 आ गया, बाकी 50,000 23 दफा बचे, बाकी 50,000 23 दफा बचे, तो 50,000 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज़ टू पावर 23 दफा 50,000 देने हैं। 872180। अच्छा, तो अगली क्लास फौरन तो नहीं शुरू हो जाने ना, एक एक कर लें। किस टाइम? 10:30 10:30 आप आ जाएं, आप शुरू करें जो करना है। ब्रेक्स यार आराम कवर में ही करना है, आराम नहीं है जिंदगी में। चलो छोड़ो, ठीक है जी, जाएं। अस्सलाम वालेकुम। IS 38 का क्या लेके जाएंगे अपने साथ?
चलें जाएं।